दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के उस सच को उभार देगा जो अभी तक पर्दे में था, शायद किसी ने नहीं सोचा था। हर नेता की अपनी जरूरत, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अंतर्विरोध और हर किसी की आगे बढ़कर सौदेबाजी करने की स्थिति। और ना सिर्फ सौदेबाजी बल्कि सत्ता उसको कैसे मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, यहां तक कि विधायक बिकने से बच जाएं, सत्ता खिसके नहीं और राजनीतिक तौर पर उसकी पहुंच और पकड़ कम से कम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर तो बनी रहे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें विपक्ष एकजुट कभी हो नहीं सकता है। और 2024 के चुनाव से पहले इस राष्ट्रपति चुनाव में शायद यह एक आखिरी मौका था जब विपक्ष अपनी एकजुटता को दिखा पाता। लेकिन धराशायी कुछ ऐसे हुआ, लगा कि ताश के पत्ते बिखर से गए हैं। यानी इस देश के भीतर में मुद्दों को लेकर और इस देश में राजनीतिक सत्ता को तानाशाह के कटघरे में खड़ा करने से लेकर हर मुद्दे के आसरे अगर परखना शुरू कीजिए तो विपक्ष बार बार पटकनी खाते चला गया। वो मुद्दा कमंडल और मंडल के दौर का हो या मंडल को बीजेपी द्वारा हड़पने का हो, ओबीसी की सियासत हो या फिर ईडी की चाल हो, या फिर दलितों को साथ लेकर चलने की सोच हो, या जाटव माइनस दलितों का जिक्र हो, या यादव माइनस ओबीसी का जिक्र हो। ध्यान दीजिए तो स्थितियां बदलते पलटते हुए शिवसेना तक जा पहुंची और स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि जो शिवसेना राजनीतिक गठजोड़ सत्ता के लिए तोड़ती है, वही सत्ता जाने के बाद खुद को बचाने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के साथ खड़े होने से हिचकती नहीं है। अगर हर नेताओं को परखना शुरू कीजिएगा तो आपको अपनी हथेली खाली मिलेगी। कोई भी दूसरे के साथ नहीं खड़ा है। हर किसी की अपनी जरूरत और अपने रास्ते हैं। इसमें कौन से मुद्दे और कौन सी विचारधारा और मसला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जहां पर यशवंत सिन्हा उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को कहते हैं कि वह तो एक रबर स्टैंप की तरह काम करेगी, लेकिन मैं संविधान की रक्षा के लिए मौजूद हूं। यह जानते समझते हुए कि संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन बीते 70 बरस में हो चुके हैं। यह जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में संविधान, कानून, डेमोक्रेसी कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में अगर उतरे तो वही विपक्ष धराशायी हो गया जिस विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चुना था। ममता बनर्जी का प्रस्ताव था और ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा से कह दिया, आप हमारे राज्य में प्रचार के लिए मत आइए, वोट मिल जाएंगे। कैसे वोट मिल जाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की तादाद, उस पर संथाल आदिवासियों की तादाद, कौन देगा वोट, कैसे देगा? 8 जिले ऐसे हैं जहां ये वोट प्रभावी हैं। तो क्या बीजेपी अपने तौर पर रणनीति को तलाशते समझते हुए 2024 के चुनाव को देखते हुए आदिवासी वोट बैंक की तरफ बढ़ी, इसीलिए एक उम्मीदवार को लेकर आई, द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से आती हैं, लेकिन संथालियों की पहुंच पकड़ संथाल परगना, वहीं जहां चंद दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे देवघर, वो संथाल परगना का इलाका है। तो फिर हेमंत सोरेन भी साथ क्यों नहीं देते? तो परत दर परत और भारत की राजनीति को परखने की मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति चुनाव के आईने तले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई होगी। आइए आज जरा कलम कागज उठाकर बैठिए, एक एक नेता का जिक्र, एक एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र, यह जानते समझते हुए कि राष्ट्रपति पद में हमेशा से सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी का ही व्यक्ति चुना हुआ आता है। हालांकि वीवी गिरी इसमें विरोधाभास है, लेकिन परिस्थिति यह भी समझिए कि वही ममता बनर्जी जो कांग्रेस छोड़कर निकली थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन मैं नहीं करूंगी, लेकिन 2012 में जब प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा वो बंगाल से आते हैं। तो इस वक्त आदिवासी हैं, उस समय बंगाल से आते थे। मसला वहीं का वही है कि आखिर आपको किस राजनीति के दायरे में चलना है या किस राजनीतिक लकीर को खींचना है। कोई नई लकीर 2024 के लिए अगर नजर ना आए, जो कच्चा चिट्ठा आज हम आपको बताने और सुनाने वाले हैं, तो उसके बाद 2024 के परिणाम अभी से आप दीवारों में चस्पा कर सकते हैं। नवीन पटनायक, उनके राज्य में बीजेपी की
पहुंच पकड़ जरूरत नहीं है, लेकिन नवीन पटनायक को केंद्र से मदद चाहिए। विपक्षी राजनीतिक दलों से उनका कोई जोड़ नहीं है, कांग्रेस वहां पर विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है, तो नवीन पटनायक के वोट अक्सर मिलते रहे हैं एनडीए को, वो साथ खड़े हो या ना हो। दूसरे हैं जगन मोहन रेड्डी, वहां पर भी चले जाइएगा तो बीजेपी विपक्ष में खड़ी हुई नहीं है, कांग्रेस जरूर खड़ी है, लेकिन यह दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस अगर एक साथ एनडीए के आ जाती तो यूं ही वोट मिल जाते। सवाल था कि दरअसल इससे पहले उम्मीदवार जब चयन किया जा रहा था तब वोट एनडीए के पास नहीं थे, लेकिन इन दोनों को बना लिया जाएगा यह भरोसा जरूर था। तो ये तो दोनों मान गए तो खेल खत्म। लेकिन सबसे बुरी स्थिति यह है कि जो प्रस्तावित थे यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर ममता बनर्जी, जब वह 1 जुलाई को कहती हैं कि अगर हमें पहले जानकारी दे दी गई होती तो हम एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन भी दे सकते थे, यानी अपनी सर्वदलीय बैठक बुलाते और उसमें समर्थन का ऐलान कर देते। यानी जिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपनी ही पार्टी के यशवंत सिन्हा को उन्होंने आगे किया, उसी को लेकर 1 जुलाई को जब इस वक्तव्य को दे रही हैं तो 1 जुलाई को ही यशवंत सिन्हा को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए था, यह समझते हुए कि दरअसल यह जीत हार वाला मसला राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है, गुप्त मतदान होता है, अपनी इच्छा अनिच्छा पे वोट डाले जाते हैं, किसी तरह का कोई व्हिप जारी नहीं होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो क्या इस देश के भीतर में बीजेपी से निकले हुए यशवंत सिन्हा टीएमसी में जाकर और तृणमूल कांग्रेस से निकलकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वाकई गुप्त मतदान में सब उनको मत दे देते? बोलने की जरूरत क्या थी, लेकिन एक एक करके देखिए हर कोई कैसे बिखरता चला गया। उद्धव ठाकरे अपने ही सांसदों से मात खा गए, क्योंकि उनके अपने विधायक उन्हें पहले ही मात दे चुके थे शह की चाल के तौर पर। वहां उन्होंने कह दिया अब हम एनडीए के उम्मीदवार यानी बीजेपी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। वह उद्धव ठाकरे जिनकी अपनी राजनीतिक सत्ता 2.5 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के आश्रय चली, वह उस गठबंधन से आगे निकलकर राष्ट्रपति चुनाव में अलग थलग नजर आने लगे, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बचानी थी, खुद की राजनीतिक साख बचानी थी और आने वाले वक्त में राजनीति भी तो करनी थी। उद्धव ठाकरे बाहर हो गए। हेमंत सोरेन आदिवासियों की राजनीति पूरे राज्य में करते रहे हैं और आदिवासियों के जरिए ही वो जीतते भी रहे हैं। तो आदिवासी अगर कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी अपनी सत्ता कांग्रेस के आश्रय चल रही है, तो वहां पर उन्होंने कहा जिक्र आदिवासियों का होगा। एक क्षण भी यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल हम ट्राइबल इलाके से आते हैं, हम खुद आदिवासी और संथाल बरगना से हमारा अपना जुड़ाव ही नहीं बल्कि हम वहीं के हैं। और एक संथाल आदिवासी चुनाव मैदान में पहली बार भारत के इतिहास में ट्राइबल, उसमें भी संथाल आदिवासी, वो कैसे अलग हो सकते हैं? लेकिन अपनी सत्ता संभालने के लिए कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में साथ उद्धव ठाकरे को लेकर चलती रही, हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में लेकर चलती रही। किस पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हम लोग करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का विजन क्या सिर्फ सत्ता को दूसरे के कंधे पर सवार होकर बनाना है या बनना है? एक ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस आकर टिक गई और छत्रपों का राज इस देश के भीतर में हो गया, क्योंकि एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने अपना इतना विस्तार किया कि हर मुद्दों के दायरे में विपक्ष धराशायी हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है या आपस में झगड़ने लगता है। यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी का जिक्र तो हमने कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की राजनीति में आदिवासियों से 2-2 हाथ करना उनके लिए बड़ा भारी सौदा होगा। और जब आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वर्धमान 9.2% आदिवासी, बांकुड़ा 7% आदिवासी, दार्जिलिंग 7.5% आदिवासी, जलपाईगुड़ी लगभग 13.5-14% आदिवासी, बीरभूम लगभग 5% आदिवासी, मिजनापुर, दिनजापुर जो दक्षिण दिजनापुर का इलाका है वहां 5.5% आदिवासी, हुगली का इलाका 4.5%, मालदा लगभग 5%, और पूरे पश्चिम बंगाल के भीतर 5.8% आदिवासी। किससे कैसे किस रूप में 2-2 हाथ करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि उनका पूरा आंदोलन आदिवासी इलाकों में रहा, वो नंदीग्राम का इलाका हो, लालगढ़ का इलाका हो।
इस परिस्थिति में राजनीति साधी जाए या विपक्ष को एकजुट किया जाए या आने वाले वक्त में बीजेपी या मोदी को धराशायी करने की कोई रणनीति भी बनाई जाए, बिल्कुल नहीं। पहले खुद बचिए, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बचाइए, राजनीतिक सत्ता पाने के उपाय खोजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कौन से मुद्दे, कौन सी धारा, कौन सी विचारधारा। कमाल की स्थिति है, लेकिन है। और इस दायरे के भीतर में आप छोटे मोटे और भी नाम ले सकते हैं जो सत्ता में नहीं है। अकाली दल को याद आया, सिखों को लेकर बड़ी कांग्रेस ने बड़ी विभत्स परिस्थितियां इस देश में 1984 में पैदा की थी। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं, चाहे किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का साथ और गठबंधन तोड़कर निकल आए, लेकिन उन्हीं के उम्मीदवारों को अकाली का कहना है हम वोट डालेंगे, यानी यशवंत सिन्हा को नहीं डालेंगे। अकाली भी छिटक के चले गए बीजेपी के पाले। मायावती पहली बार आदिवासी से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हुआ है। शेड्यूल 5 हम कैसे खिलाफ जा सकते हैं? मायावती भी उसी पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़ा। अरे आप तो हमको पूछते ही नहीं हैं, हम देखिए हम जा रहे हैं और हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, और हमसे कम से कम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, आप विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम मत लीजिए। हम तो द्रौपदी मुर्मू को, वह भी फिसल के वहां चले गए। बच कौन रहा है? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों को तो सबसे पहले कहा गया था, शरद पवार का दरवाजा खटखटाया गया था, आप उम्मीदवार क्यों नहीं हो जाते हैं? शरद पवार जानते थे कोई फायदा नहीं है, राजनीतिक तौर पर यह सुसाइड करना हो जाएगा, जीतेंगे तो नहीं और कुछ मिलेगा भी नहीं। फारूक अब्दुल्ला समझ गए कि कश्मीर की राजनीति के भीतर आखिरी चुनाव लड़ ही लिया जाए और किसी तरीके से बेटे के लिए उस रास्ते को बनाया जाए जिसमें चुनाव की अहमियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी का एहसास होते रहे। तो उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए। लोग तीसरे नाम पर राजमोहन गांधी के पास गए थे। वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जुड़ सकते और ना कभी जुड़े हैं, लेकिन वह भी साथ खड़े नहीं हुए। तो आखिर में यशवंत सिन्हा तक पहुंचे थे, लेकिन उस फहरिस्त में अब साथ कौन है? वामपंथी साथ हैं, विजयन केरल के वो साथ हैं, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के साथ है। चंद्रशेखर राव के यहां आदिवासियों की तादाद भी लगभग 10% उसके लगभग के करीब है। तो क्या वाकई वह अपने तौर पर उस राजनीतिक अग्नि परीक्षा में उतरने को तैयार हैं जहां खुले तौर पर विरोध कर सकें? यह परिस्थिति 2-3 बातों की तरफ इंगित करती है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना में लगभग 9.3% आदिवासी हैं। इस प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे तो कोई ऐसा दूसरा राज्य नहीं मिलेगा जो समर्थन कर रहा है और वहां पर आदिवासियों की तादाद हो। यहां पर एक हिस्सा कांग्रेस के जिक्र करने का जरूरत है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स, 30% आदिवासी छत्तीसगढ़ में है। तो कांग्रेस क्या करेगी? बघेल है वहां पर और उनके विरोध में एक आदिवासी नेता कांग्रेस का भी है, जिसे लगता था कि वह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरीके से एक उनके दूसरे साथी को लगता है कि वह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपस में उलझी हुई कांग्रेस, जो कि अपने तौर पर भारत की राजनीति में वैकल्पिक विचारधारा देना चाहती है, वह भी इस दौड़ में अलग थलग पड़ती चली गई। जो राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र था, यहां कांग्रेस का जिक्र करते हुए राजस्थान का जिक्र भी जरूरी है। यानी छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासी, तो राजस्थान में 13.5% आदिवासी। तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी हो नहीं सकती है, वह एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर नहीं सकती है, वह मोदी के निर्णय के साथ खड़ी हो नहीं सकती है, क्योंकि एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो मैक्सिमम यानी ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। और अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगह तो बीजेपी और कांग्रेस को ही आमने सामने होना है और 2 राज्य तो उसके पास हैं। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल उसके अपने ही अपनों के विरोधी हैं। सचिन पायलट गहलोत के खिलाफ और दूसरी तरफ बघेल के खिलाफ वहां राज्य के 2 विधायक मंत्री भी साथ में खिलाफ हैं। वह भी सोचते थे कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसमें एक तो आदिवासी ही है। लेकिन इन परिस्थितियों से हटकर जैसे ही आप विपक्ष की लकीर को मोटा करना चाहेंगे, आपके जहन में एक आम आदमी पार्टी का नाम आ ही जाएगा। आम आदमी पार्टी खुले तौर पर कहती है हम बीजेपी के साथ, उसके उम्मीदवार के साथ, नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार, उनकी मानसिकता के साथ हम खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हम विरोध कर रहे हैं और यशवंत सिन्हा को वोट डालेंगे। सोचिए,
आम आदमी पार्टी जो सोच सकती है वो ममता बनर्जी नहीं सोच पाती है, हेमंत सोरेन नहीं खड़े हो पाते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं खड़े हो पाते हैं, और एक एक करके मायावती डगमगाती है, राजभर गिरते चले जाते हैं, और इस फहरिस्त में आते आते अकाली भी साथ छोड़ देते हैं। तो विपक्ष की मोटी लकीर पतली हो गई। लेकिन विरोध के स्वर किस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए विपक्ष की लकीर को मोटा करने के लिए खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव कम से कम यह संदेश तो देने लगा है। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा लौटिए उन परिस्थिति में जहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 तक ये सभी तो आपस में ही लड़ने लगेंगे। हर राज्य में इनकी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी। अब महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या वाकई एनसीपी और कांग्रेस के अलावे कोई तीसरा गुट आपको दिखाई देता है जो इनके साथ खड़ा होगा, या नए तरीके से शिवसेना अपने आप को उद्धव ठाकरे की अगुवाई में खड़ी होगी और उद्धव ठाकरे एक नया राग अपनाएंगे, जिस तरीके से इस बार अपनाया, ये कहकर कि दरअसल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना बीजेपी का समर्थन नहीं है। अपनी परिभाषा अपनी सियासत के तरीके से देने की स्थिति में भारत का विपक्ष आकर खड़ा हो गया है। अब इसके बाद जो 3 सवाल और निकलते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आया, हर पॉलिटिकल पार्टी खुद को हिंदू बताने में जुट गई। सबने यह सोच लिया मुस्लिम के वोट तो उसको मिल जाएंगे क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा। ओबीसी का सवाल आया, हर पॉलिटिकल विपक्ष की पार्टियों में ओबीसी की खोज होने लगी। सोशल इंजीनियरिंग के दौर में भी जातियों की खोज हो रही थी। जाटव माइनस दलित और यादव माइनस ओबीसी की भी राजनीति रणनीति में पूरा विपक्ष उलझ कर रह गया, जिसके दायरे में समाजवादी पार्टी कैसे उलझी यह उत्तर प्रदेश में नजर आया। इसके बाद अब आदिवासी का मसला आया है, तो आदिवासी ने कैसे हेमंत सोरेन को उलझाया, ममता बनर्जी को उलझाया, मायावती के सामने एक परेशानी पैदा, और तमाम लोग जो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता सब अपने अपने तौर पर कहते चले जा रहे हैं। यानी हर क्षत्रप को अपनी राजनीति साधने के लिए कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष में खुद को खड़ा करते हुए बीजेपी का विरोध करते हुए अपनी बार्गेनिंग पावर को विपक्ष में बढ़ाना है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक सत्ता जाती या गमाती नजर आए तो फिर सत्ताधारियों के साथ खड़े हो जाना है। यह ईडी आईडी सीबीआई में भी नजर आता है, जहां पर हो सकता है इस डर से लोग फिसल के इधर से उधर आ जाते हों कि एमएलए कोई खरीद ना ले, चीजें बिखर तो नहीं जाएंगी। लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि विपक्ष कहां पर राजनीति साधेगा? लोकसभा में उसकी तादाद कम है, राज्यसभा में कैसे साधेगा? मसलन कांग्रेस को ही ले लीजिए, हम 4 उम्मीदवार बताते हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के ये 4 उम्मीदवार क्या करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक क्या करेंगे? और अगर सिर्फ सिर ही गिनने हैं तो सिर तो सत्ता में रहते हुए गिने जाते हैं। जहां बहुमत का पाठ सत्ता के साथ हो, वो कुछ भी कहे तो सारे सिर गिन लीजिए। यहां तो विपक्ष है, यहां तो खुद को खड़ा करना है। यहां पर राज्यसभा में आपके पास वो ताकत होनी चाहिए वैचारिक तौर पर और शायद संघर्ष करने की स्थिति में, जिसका जिक्र राहुल गांधी सड़क पर करना चाहते हैं। लेकिन कंगाल हैं आप वैचारिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में तो मान लीजिए जो जीत कर आ गए वो आ गए, ज्यादातर दक्षिण से आए हैं। लेकिन वहां भी एक त्रासदी देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए विपक्ष या उनके उम्मीदवार पहल करते हुए दक्षिण उस रूप में नहीं घूमे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बहुत एग्रेसिवली वो एआईडीएमके के खाके में गई, टीएमसी जो वहां पर तमिल मनीला कांग्रेस है, पीएमके जो पट्टाली मक्काल कांग्रेस है, अकाली, सब जगह पे गई और सभी ने कहा हम आपको समर्थन करेंगे। अब सवाल यह है कि जब ये सारी परिस्थितियां सामने है तो यशवंत सिन्हा सरीखा व्यक्ति मैदान में क्यों है? और अगर सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे उनकी पहचान मौजूदा वक्त में है तो इसका मतलब है कि इस देश में विपक्ष को राजनीति साधनी नहीं आती है। ममता बनर्जी ने जिस बात का जिक्र 1 तारीख को किया था, उन्होंने कहा था बीजेपी ने राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की होती तो विपक्षी दल उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। सोचिए, यशवंत सिन्हा की प्रस्ताविका इस बात का जिक्र कर रही है, इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? लेकिन यह है, अब यहां पर सवाल है कि विपक्ष की राजनीति में कौन क्या खोज रहा है। राहुल गांधी खोज रहे हैं एक अल्टरनेटिव विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़ी हुई थी, बड़ी नजर आए और देश के सारे लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएं और सब ऑटोमेटिक हो, क्योंकि विचारधारा बड़ी मायने रखती है, लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। वो खोज रहे हैं, लेकिन कैडर गायब है,
यहां पर सदस्य नहीं है, यहां पर सहयोगी नहीं है, यहां पे विपक्ष की एकजुटता भी नहीं है, फिर भी वो खोज रहे हैं। ममता बनर्जी, मोदी विरोध की एकजुट करने की ताकत उन्हीं में है और वह उसकी नेता बनने के लिए तड़प रही है। आइडियली इस सोच को पहले शरद पवार जिया करते थे। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के आसरे पूरे देश में राजनीति को चलाना चाहते थे, लेकिन अब उसमें भी सेंध लग गई। यानी एनसीपी भी अपने तौर पर जिस दिशा में बढ़ रही थी, अब तृणमूल कांग्रेस उसी दिशा में ममता बनर्जी के आसरे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पद को लेकर ममता बनर्जी ने ही विपक्ष की पूरी बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस भी आई थी। लेकिन स्थिति ऐसी नाजुक कि वह खुद भी लगता है पीछे हट चुकी हैं, क्योंकि 9 जिलों में आदिवासियों को वह इग्नोर कर पाने की स्थिति में नहीं है, अनदेखा नहीं कर सकती है। शरद पवार विपक्ष के जरिए कैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हित साधें और अपनी ताकत को बताते हुए अपनी विरासत भी सौंपें और महाराष्ट्र की राजनीति में साख भी बरकरार है, इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते वक्त वो कहां विपक्ष की एकजुटता और ताकत दे पाने की स्थिति में 2024 तक आएंगे। अखिलेश और तेजस्वी, बीजेपी विरोध के अलावे उनके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर छत्रपों को बीजेपी से ही 2-2 हाथ करने हैं। बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति क्या हो गई, यह बताने की जरूरत अब नहीं है। कमजोर कैसे हुए और बीजेपी मजबूत कैसे हुई, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी आरजेडी और समाजवादी पार्टी आपस में एकजुट हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की ताकत इनमें भी नहीं है। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे, जो कि हिंदुत्व की चादर भी ओढ़ना चाहते हैं और सत्ता बनाने के लिए सेकुलरिज्म का धागा भी उसमें पिरोना चाहते हैं, और जब सत्ता जाए, साख चली जाए, तो ऐसे में खुद को बचाने के लिए द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ये कहने से नहीं कतराते हैं, समर्थन राष्ट्रपति को दिया है। राष्ट्रपति किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, वो ठीक है उम्मीदवार है, लेकिन वह बीजेपी को समर्थन देना नहीं है। यानी विपक्ष की ऐसी त्रासदी जो महाराष्ट्र में उभर कर आई, ऐसी शायद भारत की राजनीति में आपको कभी नजर नहीं आएगी। हम बीजेपी का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इस लकीर को पूरा कीजिए। हेमंत सोरेन, राज्य में आदिवासियों की राजनीति, एकमात्र सियासत इसी लाइन पर, लेकिन कांग्रेस का साथ, और कांग्रेस अगर यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी है तो क्यों हेमंत सोरेन दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो यह सरकार क्यों चल रही है, क्यों चलनी चाहिए। ऐसे भी मौके और ऐसे भी मोड़ पर अगर आप साथ नहीं खड़े हैं तो डर किस बात का है, ईडी का है, जेल चले जाएंगे इस बात का है। छोड़िए इसको, सत्ता आपके पास है, सत्ता आना और जाना लगा रहेगा। इस राजनीति को साधने के लिए जिगर नहीं, नैतिक बल चाहिए, और नैतिक बल के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी के लिए लोगों के साथ सरोकार चाहिए, और सरोकार के लिए एक समझ चाहिए। ये सारी चीजें अगर विपक्ष में एक लाइन से गायब है तो नवीन पटनायक, जो हमेशा नजर आते हैं एनडीए के साथ अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन वहां की अस्थायी राजनीति में उड़ीसा का जो विकास हुआ है, उसकी जो जीडीपी है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी अपनी जरूरत अपने राज्य और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर क्या कहती है। वह वहां पर खड़े हैं। जगन रेड्डी भी इन परिस्थितियों में वहां पर खड़े हैं। चंद्रशेखर राव एक छलांग मारकर जरूर आगे निकल कर आए हैं। वह ममता बनर्जी और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा तीखे शब्दों के साथ हमला कर रहे हैं, लेकिन यह हमला 2024 का रास्ता नहीं बनाता है। यानी 2024 की पूरी लकीर आपके सामने धूमिल होती हुई नजर आती चली जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी और एनडीए की सत्ता को छोड़ दीजिए तो आपके पास ना तो महाराष्ट्र बच पा रहा है, जो विपक्ष की एकजुटता के साथ उभरे, टूट गया। झारखंड नहीं उभर कर आ रहा है, वह भी टूट गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में खुद तृणमूल टूटती और बिखरती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के भीतर राजभर ने साथ छोड़ा तो नजर आया। बिहार की राजनीति में नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है वहां विपक्ष का कोई गठबंधन है, वह भी चीजें टूटती चली गई। तो राज्य बचा कौन सा? पंजाब बचा, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की एकाधार सत्ता है, और वो बीजेपी से 2-2 हाथ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि जिस वातावरण को बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ उसे बनाना है, उस दिशा में वह खुले तौर पर विरोध करते हुए ही अपने आप को खड़ा कर सकती है। यानी उस परसेप्शन को बना सकती है कि विपक्ष के भीतर में कौन सा नेता है। और विपक्ष में नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी का नाम लेंगे तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी के अपने जो राज्य जो है वहां क्या हो रहा है, इस दिशा में कौन देखेगा।
अडानीज की कंपनियां दोनों राज्यों में काम कर रही है, खादान बिजली उत्पादन दोनों जगहों पर है, तो अडानी का विरोध राहुल गांधी करते हैं। यानी विपक्ष की ताकत इतनी बिखरी हुई और कमजोर हो जाएगी यह लोग सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने उस पूरे खेल को ही उभार कर रख दिया जिस पर पर्दा रखकर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक बार्गेनिंग सौदेबाजी को लगातार बढ़ाना चाह रही थी। और शायद भारत की राजनीति में इससे बड़ी कोई त्रासदी हो नहीं सकती है। यह त्रासदी राजनीति में दो दो हाथ करने के लिए आखिरी मंत्र यशवंत सिन्हा के लिए है। अगर वो आखिरी वक्त में यह कह दें मैं अब उम्मीदवार के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं भी द्रौपदी मुर्मू के साथ हूं, तो भारत की राजनीति के भीतर एक नई लकीर खींचेगी कि कैसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी से लड़ना है। यह समझ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।